हेलो हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखते हैं धारा 154 के आगे। लास्ट वीडियो में जो है हमने धारा 154 का क्लॉज 1 यानी खंड 1 में जो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब धारा 154 यानी सीआरपीसी का धारा 154 एफआईआर के बारे में आगे क्या प्रावधान दिया गया है 154 में, उसको हम पढ़ते हैं। धारा 154 को हम देखते हैं बेयर एक्ट में क्या प्रावधान की दिया गया है। धारा 154 के खंड 1 में जो है 2 परंतुक दिए गए हैं। जो ये 2 परंतुक दिए गए हैं इसमें जो है संशोधन किया गया है। पहला संशोधन जो है 2013 में किया गया है और दूसरा संशोधन जो है 2018 में किया गया है। तो जो है 154 का परंतुक में हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें देखते हैं परंतु में दिया गया है कि यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए, 326 बी, 354, धारा 354 ए, 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी और धारा 376 ए, धारा 376 बी, 376 सी और 376 डी, 376 ई तथा धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है तो कोई इतिला दी जाती है तो ऐसी इतिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लिखित किया जाएगा। यानी इस परंतुक में जो है संशोधन करके 2013 में और धाराएं जोड़ी गई हैं। मतलब धाराएं जोड़ी गई हैं यानी 2013 का जो संशोधन है वो जस्टिस JS वर्मा की समिति की सिफारिश पर परंतुक में जो है संशोधन किया गया है। जो दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद जो है इस परंतुक में संशोधन किया गया है। जो 2013 का संशोधन है वह 2013 का संशोधन 3 फरवरी 2013 से लागू है। यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और इसमें दूसरा जो संशोधन 2018 में किया गया, 18 में जो किया गया है संशोधन वह तो जम्मू कश्मीर का जो कठुआ कांड हुआ था उस कांड के बाद 2018 में 154 के खंड 1 के परंतुक में संशोधन किया गया है यानी प्रोविजो में संशोधन किया गया है। जो 2018 का जो है ये संशोधन वो जो है 21 अप्रैल 2018 से लागू है। तो इसमें देखते हैं अगले परंतुक में जो है क्या दिया गया है। परंतु यह और कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, 376 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, धारा 376 ई 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है और जो है अस्थाई या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी इतिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है यानी जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट मतलब दर्ज कराने की इच्छा रखता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प पर किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। मतलब इस परंतुक में यह दिया गया कि यदि भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं में कोई अपराध किया गया है और वह जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है वह शारीरिक और मानसिक रूप से अस्थायी या स्थायी रूप से मतलब कि डिसेबल है या निःशक्त है तो जो पुलिस अधिकारी होगा वह जो है उसके निवास स्थान पर जाकर जो है निवास स्थान पर जाकर जो है एफआईआर दर्ज करेगा या किसी ऐसे स्थान पर जाकर जो है
जो है एफआईआर को दर्ज करेगा, जहाँ उस व्यक्ति को जो है मतलब कि जाने में या पहुंचने में या जहाँ पे उसको जो है मतलब कि आसान हो या सुगम हो। और जो है जब एफआईआर दर्ज करने जाएगा तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो मतलब कि बोल नहीं पाता या उसकी भाषा कुछ और है या शारीरिक और मानसिक रूप से जो है बोलने में असमर्थ है या अपनी बातों को समझाने में किसी भी प्रकार से असमर्थ है, तो वो द्विभाषी है यानी इंटरप्रेटर को भी ले जाएगा और विशेष प्रबोधक मतलब स्पेशल एजुकेटर के साथ जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है पुलिस अधिकारी जो है जाएगा। और इसमें परंतु के बी में जो दिया दिया गया है, जो ऐसी मतलब इतिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, यानी मतलब जो ऐसी एफआईआर दर्ज की जाएगी, सूचना दर्ज की जाएगी, उसकी जो है वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी, ताकि आगे जो है साक्ष्य में उसका उपयोग किया जा सके। और जो पुलिस अधिकारी होगा, इसमें खंड सी में दिया गया है कि जो पुलिस अधिकारी होगा वो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जो है पीड़ित का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है तत्काल यानी यथासंभव शीघ्र जो है उसका 164 का बयान जो है दर्ज कराएगा या स्टेटमेंट जो है 164 का पुलिस अधिकारी दर्ज कराएगा। और 154 का जो खंड यानी क्लॉज सेकंड जो क्लॉज है, उसमें यह कहा गया है कि जो मतलब कि जो सूचना लिखी गई है या जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी जो है एक कॉपी जो है जो सूचना दाता है या जो एफआईआर लिखवाया उसको तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। जो 354 का खंड जो है तीन यानी तीसरा खंड ये कहता है कि तीसरा खंड में यह प्रावधान किया गया कि यदि थाना का अध्यक्ष यानी थाना प्रभारी या पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता या इनकार कर देता है, तो उसके पास मतलब कि क्या विकल्प है उसका जो है इसमें यहाँ पे दिया गया है कि अगर पुलिस थाने का जो भाषाधक अधिकारी वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है या इनकार कर देता है, तो जो विक्टिम है या जो एफआईआर दर्ज कराना चाहता है वो जो है मतलब कि एसपी के पास जो है एक रजिस्टर्ड पंजीकृत डाक द्वारा जो है अपनी सूचना इंफॉर्मेशन लिखकर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को भेज सकता है। तो इसमें जो है अगर एसपी को भेजेगा तो आगे एसपी को जो है यह अधिकार होगा कि वो उस मतलब कि अपराध को में जो है एफआईआर दर्ज करके स्वयं कार्यवाही कर सकता है या जो है अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें एफआईआर दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे धारा 154 के थर्ड प्रोविजो या तीसरे खंड में दिया गया है। एक बार इसको देखते हैं बेयर एक्ट की भाषा में क्या लिखा है। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इतिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इतिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी। मतलब यहाँ पे जो है मतलब कि सूचना पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी ने लिखने से इनकार कर दिया या एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, उससे व्यथित जो व्यक्ति है वो या तो पंजीकृत डाक द्वारा एसपी को जो है अपनी सूचना लिखकर भेज सकता है या फिर एसपी को मतलब हैंड टू हैंड भी सूचना को दे सकता है और उसमें आगे एसपी जो है कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि धारा 154 में जो है एफआईआर से संबंधित जो है क्या क्या प्रावधान दिया गया है। अब एफआईआर से संबंधित और जो है कुछ प्रावधान जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है एफआईआर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो मतलब यहाँ पे जो हम प्रश्न लेते हैं वे है कि अगर एफआईआर मतलब कि विलम्ब से दर्ज कराई गई है या देरी से दर्ज कराई गई है, तो उसका जो है
क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न में को यानी लेते हैं कि विलम्ब से दर्ज कराई गई एफआईआर का क्या प्रभाव होगा। तो जैसे कि एक सामान्य नियम जनरल रूल यह है कि जैसे ही जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है संज्ञेय अपराध किया जाता है तो यथाशीघ्र मतलब जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी एफआईआर को दर्ज करा देना चाहिए। देरी से जो है या विलम्ब से दर्ज कराई गई एफआईआर जो है संदेह उत्पन्न करती है और जो है थोड़ा मतलब कि असत्यता का संदेह जो है उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें जो है एफआईआर दर्ज कराने का जो है दर्ज कराने के लिए मतलब देरी हो सकती है जो है तो उसमें जो है एफआईआर मतलब विलम्ब से दर्ज कराने का जो कारण होता है कोई भी युक्तियुक्त कारण दिखाकर जो है और एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और वह मान्य होगी। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि जो है अगर विलम्ब से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसका कोई भी उचित कारण है और जो है उसका युक्त कारण है तो विलम्ब से भी एफआईआर दर्ज होगी और उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन होगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। तो देखते हैं कि जैसे कि विलम्ब के आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं या लैंगिक अपराध होते हैं तो उसमें जो है जो विक्टिम मतलब कि जो है सेक्सुअल ऑफेंस में जो है विक्टिम होती है होते हैं मतलब कि जो विक्टिम कोई महिला होती है या उसके घर परिवार के लोग होते हैं वो मतलब कि समाज में मतलब अपनी मतलब कि बदनामी या बेइज्जती को लेके जो है कि हमारा जो है समाज में जो है इंसल्ट हो जाएगी उसके लिए से एफआईआर दर्ज कराने में संकोच करते हैं। तो उस संकोच करते हैं तो इसमें जो है अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस की एफआईआर देरी से दर्ज कराई जाती है तो उसको जो है उसमें जो विलम्ब हुआ है उसको जो है क्षम्य बनाया गया है या क्षमा उसको माफ़ किया जाएगा और जो है विक्टिम की जो एफआईआर जो है दर्ज की जाएगी और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जैसे कि जो ये मतलब सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसमें जो पीड़ित जो मतलब कि पीड़ित परिवार होता है वो मतलब कि काफ़ी मतलब कि मानसिक मतलब कि कष्ट या मानसिक पीड़ा से गुजरता है तो उसको मतलब कि उस सोचने में या समझने में टाइम लग सकता है। तो मानसिक रूप से जो है अवसाद से ग्रस्त हो जाता है तो यह भी एक कारण दिखाया जा सकता है कि इसलिए जो है एफआईआर दर्ज कराने में विलम्ब हो गई है। मतलब कि और मतलब कि कई कारण जो है विलम्ब से एफआईआर दर्ज कराने की दिखाए जा सकते हैं जैसे कि घटना स्थल से थाने की दूरी जो है इतनी थी कि जो है जल्दी पहुंच पाना मुश्किल था जैसे कि मतलब कि ख़राब मौसम हो गया बाढ़ आ गई 3-4 महीने जो है बाढ़ से मतलब कि बाढ़ इतना ज़्यादा आ गई कि रास्ता ही बंद हो गया थाने तक पहुंचने का। और कोई मतलब कि और मतलब कि नेचुरल मतलब कोई घटना हो गई जैसे चक्रवात आ गया भूकंप आ गया तो उसके कारण एफआईआर दर्ज कराने में देरी हो गई। तो ये सारे जो है बहुत ही रीज़नेबल कारण है हो सकते हैं एफआईआर जो है विलम्ब से दर्ज कराने का या देरी से दर्ज कराने का तो इनको जो है क्षम्य बनाया गया है। और एक आधार ये भी हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है यानी जो अभियुक्त है वो पीड़ित को धमकाता है या डराता है कि एफआईआर दर्ज मतलब कराने से जो है उसको मतलब कि जान से मार देगा या जान और मतलब किसी प्रकार का जो है उसको खतरा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे धमकी और डर भी जो है हो सकता है एक रीजनेबल कारण कि एफआईआर जो है देरी से दर्ज कराई गई है। इस प्रकार देखते हैं कि मतलब कि सभी नहीं कुछ मतलब कि ऐसे कारण हैं जिनको दिखाकर जो है विलम्ब जो से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
अब एफआईआर से संबंधित जो अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है निरस्त कराया जा सकता है? मतलब क्या एफआईआर जो है कैंसिल की जा सकती है यदि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई है तो? और मतलब कौन सा न्यायालय सक्षम है एफआईआर को रद्द करने के लिए या निरस्त करने के लिए? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जर्नल रूल है यानी सामान्यतः जब एफआईआर एक बार दर्ज हो जाती है तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जो है विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जो है एफआईआर जो है रद्द की जा सकती है। तो देखते हैं भारत में जो है सिर्फ दो ही न्यायालय हैं जो एफआईआर को रद्द करने के लिए या निरस्त करने के लिए सक्षम है। एक तो हाई कोर्ट जो है सक्षम है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है अपनी रिट जो अधिकारिता दी गई है आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है एफआईआर को निरस्त कर सकता है। और दूसरा जो है सीआरपीसी की धारा 482 में जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई है उसके तहत जो है अपनी इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट जो है एफआईआर को रद्द कर सकता है। एफआईआर को जो रद्द करने का या निरस्त करने का जो पावर है वो थाने के भाषादक अधिकारी को नहीं है और ना ही किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एफआईआर रद्द करने का पावर दिया गया है। इस प्रकार देखते हैं कि जब यदि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे आसानी से निरस्त नहीं कराया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे आधार हैं जिनको मतलब कि सहारा लेकर जो है जो एक्यूज्ड होता है वो एफआईआर को रद्द करा सकता है। जैसे कि वह हाई कोर्ट में यह दिखा सकता है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है या जो मतलब एफआईआर दर्ज कराई गई है उससे जो है किसी प्रकार की कोई मतलब अपराध बनता ही नहीं है और या झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसको जो है निरस्त किया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट देखता है। उसके बाद हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि एफआईआर झूठी दर्ज कराई गई है तो उसको जो है या कोई मामला बनता नहीं है तो उसको जो है एफआईआर निरस्त कर देगा। अगला जो है एफआईआर से संबंधित जो प्रश्न है अब देखते हैं कि जो है वो है एफआईआर का साक्ष्य में क्या महत्व होता है या एफआईआर का साक्षिक महत्व क्या होता है या साक्ष्य में एफआईआर का क्या महत्व होता है। तो देखते हैं कि क्या मतलब कि एफआईआर को सारवान साक्ष्य माना जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या होता है। तो सामान्यतः जो एफआईआर होती है सामान्यतः एफआईआर एक संपोषक साक्ष्य है यानी यह दूसरे साक्ष्यों का समर्थन करता है, सारवान साक्ष्य नहीं है या मतलब कि सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है। तो एफआईआर का मतलब कि जब सारवान साक्ष्य नहीं है केवल जो है संपोषक साक्ष्य है तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इसको समझते हैं कि संपोषक साक्ष्य क्या है और सारवान साक्ष्य क्या है। सारवान साक्ष्य जो होता है ऐसा साक्ष्य होता है जिसके आधार पर मतलब केवल सारवान साक्ष्य के आधार पर किसी भी एक्यूज्ड को जो है दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। लेकिन जो संपोषक साक्ष्य होते हैं वह दोष सिद्धि संपोषक साक्ष्य के आधार पर नहीं की जा सकती हैं। ये संपोषक साक्ष्य जो होते हैं वो केवल दूसरे तथ्यों को या दूसरे साक्ष्यों का समर्थन जो है करते हैं केवल संपोषक साक्ष्य के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता या दोषित नहीं ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो एफआईआर है वो संपोषक साक्ष्य है लेकिन इसका जो है अपवाद भी है। दो ऐसी कंडीशन दी गई हैं जिसमें एफआईआर को सारवान साक्ष्य माना जाता है उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि जो एफआईआर है उसको जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के तहत जो है पूर्व कथनों का खंडन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और दूसरा जो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 157
के तहत जो है पूर्व में लिखे गए कथनों का समर्थन यानी संपोषण या संपुष्टि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं एफआईआर जो है सारवान साक्ष्य नहीं है। इसमें जो है एक केस देखते हैं यहाँ पे जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, नारायण महतो वर्सेस बिहार राज्य 1995 एससी, जिसमें जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जो एफआईआर होता है वह सारवान साक्ष्य नहीं होता है, केवल अन्य साक्ष्यों को बल प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखते हैं जो एफआईआर जो होता है उसका जो है जो साक्षिक मूल्य होता है या साक्ष्य में महत्व तो केवल संपोषक साक्ष्य के लिए मतलब के रूप में ही होता है। और इसका साक्ष्य अधिनियम की धारा मतलब 8 में भी प्रयोग किया जा सकता है। जो एक्यूज्ड होता है उसका जो है या एक्यूज्ड या जो सूचनादाता होता है उसका जो है सब्सिक्वेंट यानी पश्चातवर्ती आचरण के रूप में भी एफआईआर सुसंगत हो सकती है। तो अगला देखते हैं कि जो है सामान्यतः ये एफआईआर जो है संपोषक साक्ष्य है, लेकिन इसके दो अपवाद दिए गए हैं। दो अपवाद जो दिए गए हैं वह यह है कि कब जो है एफआईआर जो है कब एफआईआर सारवान साक्ष्य माना जाएगा। तो दो ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जिसमें एफआईआर को जो है सारवान साक्ष्य माना जाएगा और केवल इसी के आधार पर एक्यूज्ड को जो है दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है और उसको सजा भी दी जा सकती है। तो पहली कंडीशन ये है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 का क्लॉज 1 में जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया यानी मृत्युकालिक कथन दिया गया है उसके तहत जो है सारवान मतलब एफआईआर जो है सारवान साक्ष्य माना जाएगा। इसमें इसका अर्थ ये है कि यदि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने जो एफआईआर दर्ज कराई है या जो उसने सूचना दी है उस मतलब सूचना में उसने अपनी मृत्यु के बारे में बताया है कि उसकी मृत्यु कैसी हुई है, या फिर उसने यह बताया है कि ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया या ऐसी कंडीशंस बताया है जिन परिस्थितियों में उसकी जो है मृत्यु हुई है या जिन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है, अपनी मृत्यु के कारण को बताया है और उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। तो उसकी जो उसने यह सूचना दी है, जो उसने एफआईआर दर्ज कराया है, यह जो है अभियुक्त के विरुद्ध सारवान साक्ष्य माना जाएगा और केवल इसी के आधार पर जो है अक्यूज्ड को या अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशन यही है कि जो जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया वो मर गया है और उसने जो एफआईआर लिखवाई है या दर्ज कराई है उसमें जो है अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताया है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है और या फिर उसने ऐसी उन परिस्थितियों को बताया है जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे एफआईआर सारवान साक्ष्य माना जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है, अगर जो एफआईआर लिखवाई गई है उसको न्यायालय में साबित कर दिया जाता है कि एफआईआर में कही गई बातें सही हैं न्यायालय में सिद्ध कर दिया जाता है तो एफआईआर जो है सारवान साक्ष्य मानी जाएगी और इसके आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है एफआईआर से संबंधित वो ये है, इस प्रश्न को हम देखते हैं। यदि अभियुक्त ने स्वयं एफआईआर दर्ज कराई है तो उसका साक्ष्य में क्या महत्व होता है? क्या अभियुक्त स्वयं अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है? तो अभियुक्त जो है स्वयं भी अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है। उसका जो साक्ष्य में महत्व क्या होगा उसको देखते हैं। जो अभियुक्त ने अपने खिलाफ ही जो है एफआईआर दर्ज कराई है तो वो जो एफआईआर है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत जो है अभियुक्त का पाश्चातवर्ती जो आचरण है, सब्सिक्वेंट आचरण है, उसके रूप में सुसंगत हो सकती है। और जो दूसरा है, अगर अभियुक्त ने अपने ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है
तो जो है उसकी जो ये एफआईआर है उसके खिलाफ जो है प्रयोग नहीं की जा सकती है। मतलब कि ये अभियुक्त का कन्फेशन नहीं माना जाएगा कि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो एफआईआर होती है वो थाने के भाषादक अधिकारी को जो है लिखवाया जाता है या उसको सूचना दी जाती है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 है वो स्पष्ट जो है यह घोषणा करती है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष मतलब किया गया कोई भी कथन या की गई कोई भी संस्वीकृति जो है वह अभियुक्त के खिलाफ जो है प्रयोग नहीं की जाएगी या वह साक्ष्य में मान्य नहीं होगी या पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति जो है मान्य नहीं होगी। तो इस प्रकार यदि अभियुक्त स्वयं ही एफआईआर दर्ज कराती है तो वह कन्फेशन नहीं माना जाएगा। उसके मतलब कि आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 25 है वह स्पष्ट रूप से रोक लगाती है कि पुलिस से की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है या एडमिसिबल नहीं होती है। दूसरा जो है धारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत जो है इसका जो है पाश्चात्यवर्ती आचरण के रूप में जो है सुसंगत हो सकती है। इस प्रकार देखते हैं कि एफआईआर से संबंधित जितने भी मतलब कि संभव क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को मैंने जो है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आगे देखेंगे जो प्रश्न छूटे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।